नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का जो हमारा कोर्स था, आज के दिन समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोले थे कि कब सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। आज के दिन जितना भी ये टॉपिक बचा हुआ है पूरा मैं इस वीडियो में से क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। आपने हमारी फिजिक्स की वीडियो देखी होंगी, लगभग 16 क्लास के अंदर जो स्टार्टिंग से लेके थ्योरी थी, 5 यूनिट थी, वो मैंने पूरी कवर की हुई है। जितना भी UKSSC ने सिलेबस दे रखा था, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको दिया है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक मैंने यहां पर डाला हुआ है, हर एक टॉपिक हर एक यूनिट का डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो 16 क्लासों के अंदर जितना हो सकता था, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, सारी मैंने इस पर क्या करा रखी हैं, प्रोवाइड करा रखी हैं। केमिस्ट्री की क्लास बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर केमिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी। थोड़ी सी आप लोग देख रहे होंगे आजकल सबकी तबीयत खराब है, मेरी भी जो अभी हेल्थ है वो थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। यहां पर जो मैम की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब चल रही है, लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि 26 से 27 तारीख तक केमिस्ट्री के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जो आपकी बायोलॉजी की क्लास है वो आपको आज से ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और बहुत सारे बच्चों की टेंशन थी कि सर मैथ्स, बहुत सारे बच्चे मेरे पास उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सर आप मैथ्स से करा दीजिए, तो मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो भी आपको कवर करा दिए जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस समय आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। और प्रैक्टिस कहां से करनी है, इसी चैनल पर 119 रुपए का जो बैच ज्वाइन करना है, ब्रह्मास्त्र 1.0 बैच है, उसे ज्वाइन करिए और वहां से प्रैक्टिस करिए। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं इंपॉर्टेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले हमने कल पढ़ लिया था, परिचय करा लेते हैं। जब किसी चालक कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इट गेट्स हीटेड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोल रहा है जब किसी वायर में से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें से क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म होता है, हीट होने लगता है, उसे ही हमने क्या बोल दिया है, हीटिंग इफेक्ट बोल दिया है। ठीक हो गया, समझ में आ गई, सब कुछ ओके चल रहा है ना। हाँ, सब कुछ ओके चल रहा है। जूल का नियम इन्होंने दिया था, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस प्रभाव की गणना करने के लिए जूल का नियम दिया जाता है जो निम्नलिखित है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना, होता है H = I² RT। ठीक है, क्या होता है, I² RT होता है, ये I² है। ठीक है, I² RT फॉर्मूला नोट करना। जहां पर हीट प्रोड्यूस्ड है H, और I क्या है, करंट इन एम्पियर्स है, I धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला नोट है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना, H = I² RT। अभी कहीं ना कहीं आगे आपसे पूछूंगा मैं चीजों को। ठीक है, अगला कहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं। सबसे पहले विद्युत बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। जब बल्ब के टंगस्टन फिलामेंट में धारा गुजरती है तो वह गर्म होकर चमकने लगता है। बोला है, क्वेश्चन बोल देगा, पूछ देगा कि बताइए जो बल्ब है वो क्यों चमकता है, तब आप कहोगे हीटिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की वजह से जो टंगस्टन है वो गर्म होता है और चमकने लगता है। भैया टंगस्टन ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है, अगला है विद्युत तापन उपकरण, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर और इलेक्ट्रिक आयरन से नाइक्रोम तार। ठीक है भैया, क्वेश्चन पूछ देगा कि गीजर में किसका तार लगा होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में किसका तार लगा होता है, आप बोलोगे नाइक्रोम तार। ठीक हो गया, का उपयोग किया जाता है जो गर्म उत्पन्न करता है। क्या करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। फ्यूज तार है ना, फ्यूज वायर। जब अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट को क्षति से बचाता है। आपने देखा होगा है ना, क्या लगाया जाता है, फ्यूज तार लगाए जाते हैं। जब लाइट ज़्यादा आती है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो टूट जाएगा। जब आपने देखा होगा ना, किसी भी चीज़ को गर्म करोगे ना वो धीरे धीरे फैलती है, और जब उसकी लंबाई बढ़ती है तो बीच से टूट जाएगा। अगर वो बीच से टूट गया तो धारा इधर से इधर नहीं आ पाएगी। अगर धारा इधर से इधर नहीं आ पाएगी तो सर्किट हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगला है विद्युत कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर। इनमें उच्च प्रतिरोध वाले तत्व का उपयोग किया जाता है जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला है टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज किया जाता है। भैया कुछ भागों में ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है
ताकि उपकरण सही से काम कर सके। ये किसके एप्लीकेशन थे? एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगला टॉपिक जब आप देखोगे ना इसी 5th यूनिट में, तो आपको मिलेगा वैद्युत शक्ति। इसके बाद सारे टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं, परिचय कराते हैं, आइए इससे, है ना। वैद्युत शक्ति वह रेट है, वह दर है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच एन इलेक्ट्रिक डिवाइस परफॉर्म्स वर्क और कंजम्पशन एनर्जी। भैया बोल रहा है वैद्युत शक्ति वह दर है, जो शक्ति है वह रेट है, वह दर है जिस पर कोई वैद्युत उपकरण कार्य करता है। क्या करता है? वर्क करता है, या ऊर्जा की खपत करता है, या एनर्जी को क्या करता है? समाप्त करता है, मतलब उसकी खपत करता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है P = VI। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और यहीं से आप लोग फॉर्मूला ना जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करने होते हैं, ध्यान से सुनना। मुख्य फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है P = VI। लेकिन भैया जी हमने पढ़ा है V = IR, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे V = IR पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओम का नियम पढ़ रखा है। तो मुझे बताओ इस V की जगह में क्या लिख सकता हूं? IR लिख सकता हूं। IR, एक I पहले से है, तो फॉर्मूला बन जाता है P = I² × R। I × I² × R। तो यहां पर लिखा है P = I² R, और यहां पर यह भी होता है P = V² R भी होता है। आप कहोगे ऐसे कैसे होता है? मैं अगर तुमसे कहूं, एक बात याद रखना, V बराबर क्या होता है? IR। ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं सब कुछ। V = IR होता है। अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो V/R होगा कि नहीं होगा? V/R = I। अब इसी फॉर्मूले में P = I की जगह में V/R रख सकता हूं क्या मेरे भाई? रख सकता हूं ना, × R। तो सॉल्व करोगे V² × R R से R कट जाएगा, V² R बचेगा। तो ये फॉर्मूला भी होता है P = V² R। क्या याद करना है तुम्हें? ये रट्टा नहीं मारना है, मैं फिर बोल रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है। न्यूमेरिकल आएंगे यहां से, उस समय दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में करना है, वो दे देगा हमें। क्या दे देगा? हमें दे देगा V दे देगा और R दे देगा, बोलेगा हमें क्या निकालो, P बता दो, कह देगा। तो भैया मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए P = VI। इसके बाद तो फॉर्मूला जनरेट करना आने चाहिए आपको। ठीक है, बोल रहा है R जहां क्या है? रेजिस्टेंस है, जिसका मात्रक ओम होता है, ये मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। V जहां वोल्टेज है, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। I जहां करंट है, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। सारे फॉर्मूले नोट होने चाहिए, ये नहीं कि ऊपर ऊपर ही पढ़ रहे हो भैया, बस लेट के आराम से देख रहे हो, है ना। बहुत मेहनत से PPT तैयार की है। वैद्युत शक्ति की इकाई क्या क्या होती है? ठीक है भैया, वाट होता है। ठीक हो गया, वाट तब होता है जब 1 वोल्ट। ठीक हो गया, ये तो कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। ठीक हो गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, 1000 वाट और 1 घंटे में कितने? 1 घंटे में कितने होते हैं? ध्यान से देखना, जब तुम इसको सॉल्व करोगे 1 घंटे में कितने होते हैं? 1 घंटे में जब तुम इसको सॉल्व करोगे 1 घंटे में 60, और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है ना, 3.6 आता है। 3.6 × 10⁶ आता है। 1000 × 1 है ना, 3.6 × 10⁶ होता है। अरे भैया सही तो लिखा है, मैं कहूँ क्या? ठीक है, सही लिखा है। यहाँ देखो, ध्यान से देखना, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो गया, और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। ये ना, ये इन्होंने समझा रखा है कि देखो, किलो का मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट है, और घंटे को कितना लिखा है? 1 घंटा लिखा है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 3.6 × 10⁶ जूल ऑप्शन में आ गया। जो मैं ढूंढ रहा था ना, वो आगे लिख रखा है इक्वल करके। ठीक हो गया, तो ये 2 वैल्यू आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड हम किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक तो सबने देखा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? आइए समझते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? आखिर चुंबकीय क्षेत्र है क्या? क्या है? आओ पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य क्षेत्र होता है। भैया चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, हमें दिखता नहीं है। ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज एन इनविजिबल रीजन अराउंड अ मैग्नेट। जो किसी चुंबक, मैग्नेट, वैद्युत धारक, इलेक्ट्रिक करंट या आवेशित कण, चार्ज्ड पार्टिकल के चारों ओर बनता है। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो हमें दिखता नहीं है, और किसके चारों ओर बनता है? या तो वो चार्ज्ड पार्टिकल के चारों ओर बनेगा, या फिर वो वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की ओर बनेगा, या फिर वो चुंबक के चारों ओर बनेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी।
चुंबकीय क्षेत्र का संकेत होता है बी, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यह एक सदिश राशि है। और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम ई से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ठीक हो गया, तसला मत करना। एक दिन मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो मात्रक बोला कि टेस्ला लिखो, एक ने लिख दिया तसला, है ना। तसला नहीं होता है, क्या होता है? टेस्ला होता है। तो भैया इसका मात्रक, किसका मात्रक है ये? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। जी है, जी से लिखते हैं भैया। इसका स्रोत क्या है? स्थायी चुंबक, है ना। वैद्युत धारा और पृथ्वी से ये क्या मिलता है? हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं आप लोग बताएंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आखिर होती क्या हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिशा, डायरेक्शन और तीव्रता, स्ट्रेंथ को दर्शाती हैं। बोल रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, एक तो ये डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी तीव्रता की ये कितनी तीव्र है इसको दर्शाती है। ठीक है, ये उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भैया, ये कहां से? उत्तर से निकलती हैं। ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं और कहां की ओर जाती हैं? कहां की ओर जाती हैं मेरे भाई? ये जाती हैं साउथ की ओर। देखो नॉर्थ से तो निकल ली है ना, ये देखो यहां से निकल ली है और कहां की ओर जा रही हैं? साउथ की ओर जा रही हैं। याद रखना, ये नॉर्थ ध्रुव से निकलती हैं और साउथ ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं। मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन चुंबक के अंदर, किसके अंदर? चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाते हैं। इस पॉइंट को याद कर लेना। जहां पर चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पर जोर देके बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर कहां पूछ सकता है। ये सबको रटा है, ये चीज सबको रटी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं नॉर्थ से साउथ होती हैं। अगर पूछ देगा मैग्नेट के अंदर बताओ क्या होता है, तुम बोलोगे हमारे गुरुजी ने बता रखा था कि साउथ से नॉर्थ होता है। आ रही बातें समझ में? इसी वजह से ये एक वक्र बनाता है। अभी आगे को पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, इस चित्र को नोट करके रखना। जितनी अधिक रेखाएं होंगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। मैंने कहा, अब देखो चित्र बना के पूछ दिया। एक चित्र ये बनाया मैंने और एक चित्र मैंने ये बना दिया। मैंने कहा बताओ किसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा? तुम बोलोगे गुरुजी कैसी छोटी छोटी बातें हमसे पूछते हो। अभी तो तुमने कहा था कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी पे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। ठीक हो गया। अगला कहता है वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जब किसी तार वायर में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है भैया, बोला कोई वायर है, इसमें मैंने वैद्युत धारा प्रवाहित करी, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। इसकी दिशा निर्धारित दाएं हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल से किया जाता है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट भैया, इसकी दिशा का निर्धारण किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किससे किया जाता है मेरे भाई? किया जाता है राइट हैंड थंब रूल से, दाएं हाथ के अंगूठे से। किसके अंगूठे से? दाएं हाथ के अंगूठा का जो नियम है उससे हम क्या पता करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता करते हैं। ठीक है, दायां हाथ का नियम आखिर है क्या? राइट हैंड थंब रूल हमने क्लास 9 और 10 में पढ़ा था। आखिर ये था क्या? दोबारा से पढ़ते हैं। यदि हम अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। भैया हमारा राइट हैंड ये है, मैंने कहा ना धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही। अभी आगे सब लिख रखा है लेकिन फिर भी तुम समझो चीजों को। धारा ऊपर की ओर बह रही है, तुमने क्या करा? इस अंगूठे को, ये अंगूठा तो है, यही तो थंब है, इसको धारा की दिशा में रखा और इन अंगुलियों को बंद करा। तो धारा की दिशा कैसे है इस समय बताओ? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? आप खुद बताओ, आप खुद करके सोचो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा धारा नीचे की ओर जा रही है, आप बोलोगे गुरुजी अगर नीचे की ओर जा रही तो अंगूठा भी नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है जहां की ओर इसकी दिशा है वहीं की ओर क्या करना है? अंगूठा रखना है। ये इसका मतलब अभी कहाँ की ओर बहेगा? अंदर की ओर। ये देखो, अब तुम देखो, एक बार ऐसे हो रहा है जब धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो अंगूठा ये हो रहा है। अभी सारा नोट आगे को लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही बोल रहा है यदि अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं।
आगे सब लिखा है मेरे भाई, जो जो क्वेश्चन वाला पूछ सकता है। जहां तक एग्जामिनर की सोच है मैं वहां तक जा रहा हूं पूरा, आप टेंशन मत लो। सोलेनोइड और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सोलेनोइड भैया, सोलेनोइड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सोलेनोइड है क्या, पहले समझ लेते हैं। जब तार को कुंडली के रूप में लपेटकर उसके धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक बार चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य करता है। हमने कहा हमारे पास बहुत सारे वायर थे, देखो इसका चित्र कैसे बनाते हैं। ये सोलेनोइड हो गया, ये बन गया सोलेनोइड, ठीक है। ये क्या बन गया मेरे भाई? ये सोलेनोइड बन गया। आ रही बात समझ में? जब तार को बहुत बार लपेटा जाता है, ये धारा प्रवाहित करी हमने इसमें, ठीक है, ये धारा बह रही है इसके अंदर, ये क्या बन गया? सोलेनोइड बन गया। तो इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान रूप से वितरित होता है। किसके अंदर? सोलेनोइड के अंदर। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सोलेनोइड के बाहर कितनी विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला है, तो इसके केंद्र पर कितना होगा? आप बोलोगे कि सोलेनोइड के प्रत्येक बिंदु पर इसके अंदर हमेशा विद्युत धारा समान बहती है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, जब कोई आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। भैया लॉरेंज फोर्स है क्या? एक ऐसा फील्ड जहां पर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों महसूस कर रहा है। मैं समझाऊं कैसे? मैंने कहा एक व्यक्ति जो एक ही लड़की से प्यार का अनुभव भी कर रहा है और हेट का अनुभव भी कर रहा है, एक ऐसा पार्टिकल जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को महसूस कर रहा है, उसे ही लॉरेंज फोर्स कहते हैं। मेरा समझाने का तरीका ये है, कोई भी जो मुझसे विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कोई भी बात अपने व्यक्तिगत ना लें। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं ना तो मैं बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाता हूँ, बच्चों को हाथों हाथ याद हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से कम शब्दों का यूज़ करता हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद पर ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार सर तो ऐसा बोल रहे हैं। ये एक पढ़ाने का ना तरीका होता है हम लोगों का कि कैसे हम बच्चों को जल्दी समझा सकते हैं। अब मैं तुमसे ना लॉरेंज फोर्स को तुम आराम से बता दोगे, तुम कहोगे यार एक बार चुंबकीय क्षेत्र भी आ रहा है और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर दोनों महसूस कर रहा है उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यही सूत्र लिखा गया है, F बराबर क्यू वी इंटू वी, क्यू वी वी, ठीक है। जहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र F, Q आवेश, वेग और ये क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, इसे ही हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, मैंने आपको बताया भी था F बराबर क्वाप साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, अभी आगे आएगा ये। अगला क्या है? अगला है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। यदि किसी चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वह बल अनुभव करता है। कुछ ज़्यादा ऐसा नियम नहीं है, अंगूठा बल की दिशा को बताता है। लेफ्ट हैंड रूल, यह है लेफ्ट हैंड मेरा। लेफ्ट हैंड का रूल इंपॉर्टेंट है, बोलता है लेफ्ट हैंड जो हमारा उल्टा हाथ है वो तीनों जो लाइनें होनी चाहिए ना, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए सबसे पहली बात तो। और जो उसका अंगूठा है वो क्या बताता है? बल की दिशा बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। क्या? ये थंब। भैया ये क्या बता रही है? तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही है ये वाली। तो भैया ये बीच की अंगुली क्या बता रही है? ये मध्यमा अंगुली, मिडल फिंगर धारा की दिशा, करंट की डायरेक्शन बताती है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड रूल में पहले तो ये आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री पर। ये क्या बताता है? बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा की दिशा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, आप देख लेना। चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मोटर चुंबकीय बल का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है।
ठीक हो गया। ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग है। ट्रांसफार्मर वैद्युत ऊर्जा को वोल्टेज में बदलने में सहायक करता है। मशीन मानव शरीर के स्कैनिंग के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। भैया कंपास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से दिशा को बताता है। ये सारे किसके एप्लीकेशन थे, चुंबकीय क्षेत्र के ये एप्लीकेशन थे। कॉपी में आपको क्या करना है, इनको नोट करना है, ठीक है। जितनी भी पीडीएफ थी मैं आज सारे के सारे अब भी भेजता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। बहुत दिन से मैंने भेजी नहीं है। अगला, वैद्युत धारा बहने के कारण, वहन करने वाले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया कंडक्टर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, वही चीज़ तो सारी है। अरे कंडक्टर बसों में होता है ना, इंडिकेटर गाड़ियों में होते हैं ना। अभी आप उसमें किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, इंडिकेटर किसे कहते हैं। भाई इंडिकेटर क्या होता है, तुम्हारी बाइकों में इंडिकेटर है। अरे क्या करता है वो, बताता तो है ना कहाँ को जाना है। तो इंडिकेटर एक प्रकार का क्या होता है, सूचना देने वाला होता है इंडिकेटर। ऐसे ही कंडक्टर क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। जब किसी तार कंडक्टर में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उत्पन्न होता है। बोल रहा है कि जब किसी तार में क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। पहले भी हमने पढ़ लिया, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं लेनी है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की प्रकृति को दाएं हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं। अभी बताया था मैंने, दाएं हाथ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता चलता है, ठीक है। दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, भैया दोबारा लिख दिया है क्या। यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, हमने पहले पढ़ लिया है। यदि धारा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज। हाँ भैया अभी बताया था ना, धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो अंगूठा भी ऊपर की ओर रहेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। घड़ी ऐसे घूमती है गोल गोल, लेकिन ये घड़ी की विपरीत दिशा में आ गया। रटना नहीं है मेरे भाई, रटना नहीं है, छोड़ो रटना यार, कब तक रटोगे, रट के पेपर नहीं निकलते हैं। समझो ना चीज़ों को, मैं समझा रहा हूँ। अभी तो बोला था राइट हैंड रूल, जहाँ की ओर धारा जा रही ना वहाँ को अपना अंगूठा रख दो, बाकी को मोड़ दो। ये मोड़ दिया तुमने, देखो ना ये मोड़ दिया ना, ये ऐसे अंदर की ओर तो मुड़ेगा है, अब बाहर को जो क्या मोड़ दोगे, अंदर की ओर मुड़ेगा। तो भैया ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, वही लिखा है। यदि धारा ऊपर की ओर है, अपवर्ड है, तो चुंबकीय क्षेत्र वामावर्त होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि धारा नीचे की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज होगी। धारा की दिशा नीचे की ओर हो गई तो अंगूठा भी नीचे की ओर आएगा तुम्हारा। आप बताओ ये कहाँ की ओर घूम रहा है, कहाँ की ओर घूम रहा है भाई, जहाँ की ओर घड़ी घूमती है ऐसे 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 ऐसी तो घूम रहा है ना, तो इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। आ गई बात समझ में, जिसे हम क्या बोलते हैं, वामावर्तन नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, घड़ी क्लॉकवाइज बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, जिसे हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है B बराबर म्यू नॉट I बट्टे 2πr। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है। तो B बराबर म्यू नॉट I बट्टे 2πr। भैया म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट यहाँ पर कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, ठीक है, टेस्ला मीटर बट्टे एम्पियर। अभी बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चों ने ऐसे भी रटा होता है म्यू नॉट अपॉन 2π का मान, वो कहते हैं गुरुजी 2π अपॉन, सॉरी एक मिनट, रटना नहीं होता ना चीज़ों को। अब देखो क्या हुआ, म्यू नॉट के अपॉन में 2π आ गया, तो तुम म्यू नॉट की वैल्यू रखो पहले, अपॉन में 2π रख दो। भैया पाई से पाई इससे कट गया 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। तो ये वैल्यू भी होती है, ये किसकी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2π की। म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू भी होती है 10⁻⁷। अब वो तो वैल्यू, हमें मेन वैल्यू याद रखनी है कि म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है, बस बात खत्म। अब वो म्यू नॉट अपॉन तुमसे 4π पूछ दे तो 4π से 4π कट जाएगा तो बचेगा 10⁻⁷। अब वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं तभी बोलता हूँ मेरे विद्यार्थियों कि कोई भी चीज़ हमें रटनी नहीं होती है। मेन चीज़ क्या है, उसको पकड़ो, जड़ पकड़ो, बाकी चीज़ तो हमें खुद ही पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट। I करंट है तार से दूरी, जितना अधिक करंट होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा, ठीक हो गया। जितना अधिक दूरी होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा, ठीक हो गया। अगला, वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। भैया एक ऐसा लूप है, ठीक है, इसके अंदर एक तार है ऐसे, ठीक हो गया, और ये तार ऐसे, ये I धारा बह रही है इसमें। मुझे बताओ कि इसके सेंटर पर
चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर। तो भैया फॉर्मूला होता है B बराबर, ध्यान से लिखना, म्यू नॉट I अपॉन 2R। यहाँ क्या था, यहाँ था B बराबर म्यू नॉट I 2πr, लेकिन यहाँ से पाई हट जाता है, किसके लिए, सेंटर के लिए। फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। वृत्त की त्रिज्या कम होने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। समझाऊंगा सब कुछ, वीडियो लंबी बनेगी, धैर्य रखना। और आज ही के दिन तो हमें क्या करना है, इसको समाप्त करना है ना। आज ही के दिन तो क्लास को हमें क्या करना है, फिजिक्स समाप्त करनी है आज ही दिन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसी तो है, अपॉन में तो है R। तो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या कम होने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। भैया मैंने बताया था एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर त्रिज्या तुम कम कर दोगे तो B बढ़ जाएगा ना, एक दूसरे के उल्टे हैं, वही बात लिखी है। कई कुंडलियां कॉइल्स वाले तार में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। मोर नंबर्स ऑफ कॉइल्स रिजल्ट इज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है अगर तुम n को, नंबरों को बढ़ा दो, नंबर ऑफ फेरे बढ़ा दो। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जितने ज़्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिजिक्स जहन में उतार दूंगा, बिल्कुल एकदम पढ़ते रहो, बस समझना है चीज़ों को, रट्टा मत मारना, मैंने पहले बता दिया है। अगला, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। भैया सीधे सोलेनॉइड के अंदर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, ठीक हो गया। म्यू नॉट NI फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली याद रखो। N कुंडलियों की संख्या के प्रति मीटर में है, और I क्या धारा है, और B चुंबकीय क्षेत्र है। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, पहले ही बता दिया है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड आर यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेट। भैया सोलेनॉइड का उपयोग वैद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक हो गया। सारी चीज़ें, अगर एक चीज़ तुम्हें पता है तो सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। अगला क्या आ गया, अगला बिल आ गया, क्या फिर से बिल साइन थीटा आ गया ना, आ गया। वैद्युत धारा बहन करने वाले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फोर्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया सीधे फॉर्मूला होता है F बराबर बिल साइन थीटा, याद रख लेना। जब धारा प्रवाहित होगी तो बिल आएगा, अगर चार्ज होगा तो QVB साइन थीटा आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, पता होनी चाहिए चीज़ें। B जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, I चालक प्रवाहित धारा है, और चालक की लंबाई है। थीटा चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। भैया कभी कभी पूछ देता है थीटा क्या है, क्या क्या है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और भैया क्या, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के दूरी है, ठीक हो गया, सॉरी इन दोनों के बीच का कोण है। यहाँ याद रखना, जब थीटा 90 होगा, इसका मतलब जब थीटा तुम 90 रख दो, साइन 90 का मान मैक्सिमम मान 1 होता है, तो इस समय F मैक्सिमम होगा। F मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा, ठीक है। वही चीज़ लिख रखी है, यदि थीटा 90 तो बल अधिकतम होगा। भैया यदि थीटा 0 या 180 तो बल 0 होगा। क्यों, क्योंकि थीटा 0 पर साइन 0 का मान 0, साइन 180 का मान भी 0, तो उस समय में बल नहीं लगेगा। साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रत्यक्ष धारा किसे कहते हैं, भैया डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं। आइए डायरेक्ट करंट, डीसी करंट की बात करते हैं। प्रत्यक्ष धारा की परिभाषा, प्रत्यक्ष धारा डायरेक्ट करंट वह वैद्युत धारा है जो एक ही दिशा सिंगल डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। भैया डायरेक्ट करंट ऐसा करंट है जो एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होता है, ठीक है। बोल रहा है डीसी हैज अ कांस्टेंट पोलैरिटी। भैया डीसी धारा की ध्रुवीयता, पोलैरिटी स्थायी होती है, ठीक हो गया। दूसरा बोला है मीनिंग द करंट डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। बोला यानी इसमें धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती है। भैया जो करंट का डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, किसमें, डीसी के अंदर। अभी हम एसी करंट पढ़ेंगे, जो हमारे घरों में एसी करंट आता है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, वहां पर भी बातें पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष धारा के स्रोत क्या क्या हैं आप देखते होंगे। सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जहां पर से आपको मिलता है, आपके हाथ में मोबाइल तो सबके हाथ में है ना, इसके अंदर जो बैटरी है वो डायरेक्ट करंट का ही एग्जाम्पल है। भैया बैटरी डीसी धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत। बैटरी देखिए, सबने बैटरी देखी अपने फ़ोन के अंदर, देखिए ये रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा डीसी उत्पन्न करती हैं। भैया सौर सेल देखें ना, सोलर सेल आजकल कितने लग रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है बहुत ज़्यादा, और हर एक घर में अब आपको नज़र आने लग गया होगा कि सोलर सेल बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। वही ये सोलर सेल है, सोलर सेल सूर्य की ऊर्जा में डीसी उत्पन्न होता है। भैया डीसी जनरेटर भी होता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। भैया जी फोटोवोल्टिक सेल भी होता है, फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश से डीसी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यूएसबी पोर्ट आपने देखे होंगे, और एडाप्टर्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डीसी आपूर्ति में प्रदान करते हैं। बैटरी और सोलर पैनल को प्राप्त वैद्युत धर्म से हमेशा डीसी होती है। ये इसके क्या है, डीसी के एग्जांपल। अगला है प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा,
ठीक है भैया जी। अगला है प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट एसी, जो हमारे घरों में आती है। प्रत्यावर्ती धारा एसी वह वैद्युत धारा है जो समय के साथ अपनी दिशा और परिणाम दोनों को बदल देता है। अल्टरनेटिव करंट एसी इज एन इलेक्ट्रिक करंट दैट चेंज इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली ओवर टाइम। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं, बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। डीसी की डायरेक्शन चेंज समय के साथ नहीं होती है, एसी की डायरेक्शन समय के साथ चेंज होती है। धारा की ध्रुवीयता पोलैरिटी लगातार बदलती रहती है, ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ एसी कंटिन्यूअसली चेंज। एसी धारा एक साइन वेव के रूप में बहती हैं, तो भैया ये हो गया, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसी। आवर्ती फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ से निरूपित करते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एसी की आवर्ती वह संख्या है जिसकी बार धारा एक सेकंड में दिशा बदल देती है। भैया बोल रहा है कि जितनी बार धारा एक सेकंड में अपनी दिशा को बदल देता है ना, उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। भारत में एसी की आवर्ती 50 हर्ट्ज है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, और लेकिन अमेरिका में ये कितनी है, 60 हर्ट्ज है। विकासशील देशों में ये 60 हर्ट्ज होती है, यहाँ पर जापान में भी कितनी है, 60 हर्ट्ज है, और चीन में भी कितनी है, 60 हर्ट्ज है, लेकिन भारत में 50 हर्ट्ज है। परिस्थिति वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज किसे कहते हैं, एसी का औसत वोल्टेज उसकी अधिकतम वोल्टेज को दर्शाता है, जहां पर वी आरएमएस बराबर होता है वी मैक्सिमम बट्टे √2, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक हो गया, सेकम। अगला है चक्रकाल, भैया टाइम पीरियड किसे कहते हैं, टी, ठीक है। और याद रखना टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, उल्टा होता है क्या, टाइम पीरियड। भैया यदि एसी की आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो इसका चक्रकाल 1/50 0.02 सेकेंड होगा। तो एक पूरा चक्कर करने में लिया गया समय ही आवर्तकाल होता है। एक सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये रहा अगला, थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्लास थोड़ी सी है ना लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आज फिजिक्स पूरी भी तो करनी है मेरे भाई। आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी तो आएगा। आज 5 चैप्टर फिजिक्स खल्लास, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट। एसी वैद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक आसानी से और कम हानि के साथ भेजा जा सकता है। भैया जो एसी करंट होता है ना, इसको हम कितना ही लंबा भेजना हो, कितनी ही लंबी वायर लगा दो, ये जितनी धारा यहाँ से भेज रहे हो उतनी वहाँ पहुँचेगी। इसका मतलब ये दूरी के साथ घटती नहीं है। लेकिन जो डीसी करंट है वो क्या होता है, दूरी के साथ घट जाती है, ठीक है। एसी का उपयोग ट्रांसफार्मर के साथ आसानी से किया जा सकता है, जिससे यह अधिक लचीली और कुशल बनी रहे। अगला है घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए एसी अधिक उपयुक्त होती है। इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे। डीसी इज मेनली यूज्ड इन बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। डीसी का उपयोग सीमित होता है, जैसे कि बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और विशेष उद्योगों में। वैद्युत मोटर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। वैद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एक वैद्युत युक्त डिवाइस है जो वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेगा कि वैद्युत मोटर का काम क्या है, आप बोलोगे वैद्युत युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका उपयोग विभिन्न घरेलू और औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन आदि में किसका उपयोग किया जाता है, वैद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। वैद्युत मोटर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेगा कि वैद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे दोस्त, आप बोल देना वैद्युत मोटर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और बल, फोर्स के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। ये रहा अगला, वैद्युत जनरेटर। अब जनरेटर क्या है भैया, वैद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। भैया जनरेटर अलग है, याद रखना, ये जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इसका उपयोग पावर प्लांट, बैकअप बिजली स्रोत, पवन ऊर्जा संयंत्र और जल विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। किसका उपयोग, वैद्युत जनरेटर। और पहला क्या था, वैद्युत मोटर। मोटर किसको भैया, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रहा था, वैद्युत ऊर्जा को। लेकिन यहां पर वैद्युत जनरेटर किसको, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, किस में, वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा था।
अगला क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत की परिभाषा, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, वह प्राकृतिक या कृत्रिम प्रणाली होती है जिसमें हमें कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। हम ऊर्जा का उपयोग घरेलू, औद्योगिक, परिवहन और विद्युत उत्पादन में क्या करते हैं? ऊर्जा के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, अक्षय ऊर्जा स्रोत, अनवनीय ऊर्जा। एक होता है नवीनीय ऊर्जा, एक अनवनीय ऊर्जा। भैया जी, एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहले अक्षय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं। वे ऊर्जा स्रोत जो लगातार पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं, उसे अक्षय ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। मुख्य अक्षय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा कभी खत्म हो सकती क्या? नहीं भाई, सौर ऊर्जा तो हमें सूर्य से मिल रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमें इसमें एनर्जी मिलते रहेगी। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा, उपयोग सोलर पैनल आपने देखे होंगे, पानी गर्म करने वाले पैनल आपने देखे होंगे, स्ट्रीट लाइट आपने देखे होंगे और सौर कुकर आपने देखे होंगे। ये सारे क्या हैं? ये अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं। अगला पवन ऊर्जा आपने देखी। क्या कभी विंड समाप्त हो सकती है? नहीं मेरे भाई, नहीं हो सकती है। तो विंड एनर्जी, वायु के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा, पवन चक्कियाँ, ठीक है, विंड मिल्स से विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला जल विद्युत ऊर्जा। भैया जल कभी समाप्त हो सकता है क्या? नहीं मेरे भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, बहते पानी से प्राप्त ऊर्जा, उपयोग जल विद्युत संयंत्र। भैया इसका क्या हो जाएगा? एक यूज हो जाएगा। अगला है जैव ईंधन। जैव ईंधन क्या होता है? बायोमास एनर्जी, पेड़ पौधों जानवरों के अवशेषों से प्राप्त ऊर्जा, है ना। उपयोग गोबर गैस एक जैव ईंधन का एग्जाम्पल है। एथेनॉल एक जैव ईंधन का एग्जाम्पल है। जैव ईंधन का ही एग्जाम्पल है। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से उत्पन्न ऊष्मा जो अंदर से निकल रही है, ठीक है। उपयोग घरों को गर्म करने के बिजली उत्पादन में। यूज हीटिंग होम्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, समुद्र की ज्वार भाटाओं से उत्पन्न ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। उपयोग बिजली उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। ये सारे अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला है अनवीनीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे ऊर्जा स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल कोयला, जैविक पदार्थों के विघटन से बना ईंधन। एग्जाम्पल बिजली उत्पादन और उद्योगों में ईंधन का उपयोग होता था, ये कोयला समाप्त होते जा रहा है। अगला पेट्रोलियम, आप देख रहे हो पेट्रोलियम का दाम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोबारा नहीं मिल सकता हमें। कच्चे तेल से प्राप्त ईंधन को ही पेट्रोलियम कहा जाता है। उपयोग डीजल आपने देखा होगा, पेट्रोल, केरोसिन और गैसोलीन उत्पादन के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और शायद हाँ, वह घड़ी आ चुकी है जहां जश्न मनाने की बारी है। प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है से युक्त गैस, उपयोग खाना पकाने में, वाहनों में ईंधन में, बिजली उत्पादन में। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहलाती है। परमाणु संयंत्रों से बिजली उत्पादन किया जाता था। और अब वह समय है जहाँ पर आपको जश्न मनाना चाहिए कि बहुत शाबाश, बहुत अच्छा, अपने आप को बधाई दो और अपने आप को सहारो कि एक सब्जेक्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 से 1.5 महीने के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं जानता हूँ कि बच्चों के सिलेबस 6-6 महीनों में कंप्लीट नहीं होते हैं। मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन इस समय ऐसी मजबूरी मेरी रही थी कि भैया इतना कम समय, और जो आपसे वादा कर दिया 25 तारीख से पहले, और अपने वादे पर हमेशा खड़ा उतरता हूँ, नहीं तो वादा ही नहीं करता हूँ। मैंने बोला था, और केमिस्ट्री भी लगभग 25 तक समाप्त कराने की बिल्कुल कोशिश है, क्योंकि वादा किया है आप लोगों से। और वादा ये भी किया था कि मैथ्स से भी पढ़ाऊंगा, और मैथ्स से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा।
लेकिन जो टॉपिक की बात करी थी वही मैं इससे पढ़ाऊँगा, मेन टॉपिक। ठीक है, बाकी आप लोग और जगह से भी पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आप मेरे पर डिपेंड होंगे, ऐसा तो मेरे को पता है, क्योंकि बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म भी हैं, आप कहीं से भी पढ़ें। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो ये मटेरियल आपको दे रहा हूँ ना, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए। आप कहीं भी यूट्यूब चैनल के अंदर चले जाइए, आपको ऐसा मटेरियल मुश्किल से ही मिलेगा भाई, फ्री कंटेंट है। तो आप इस फ्री वाली चीज़ को ग्रहण करो, और वह दिन बहुत नज़दीक है, पेपर का दिन बहुत नज़दीक है, सिलेक्शन आपको लेना है, जो आपने जिम्मेदारी ली है इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़ रखे हैं, पहली क्लास से, और वो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, उनको मेरे पास भरोसा है। और जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए कर रहा हूँ, आपको खुद पता है, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपके लिए कर रहा हूँ। आप देखते होंगे इस चैनल पर अभी कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है कि मैं यहाँ टीचर रखूँ, है ना। मैं खुद ही जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं, क्योंकि साइंस और मैथ्स ना मेरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है, मैं ऑफलाइन में केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, तो मैम से मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैम आप पढ़ाइए सिलेबस को। मैम ने बोला कि थोड़ी सी ऑनलाइन में दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि ऑफलाइन में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो ना बच्चे से कुछ, लेकिन ऑनलाइन में कैसे कांटेक्ट। अब मुझे बहुत पहले से आदत है, हमने पढ़ाया हुआ है, तो मैं आसानी से आपको समझा पाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों को मैम के उसमें दिक्कत भी रहती है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, तो आप जितना सपोर्ट करें मेरा और अपने चैनल का मैथ्स विक्ट्री का, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, और हमारे लिए भी ये एक बेनिफिट की बात होगी, है ना। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मैंने वैसे लगभग कभी कहा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी भी नहीं बोलता हूँ। कोई भी बच्चा अगर मेरे चैनल पर आ रहा है, वो पढ़ेगा, उसे रियल में कंटेंट अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो सब्सक्राइब करके क्या ही फ़ायदा, है ना। तो इसी कामना के साथ आपका फिजिक्स का जो ये कोर्स था, आज तारीख 21, मैंने 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में बोला था, 21 तारीख को समाप्त कर दिया गया है। यदि मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं 20 से पहले ही इसको समाप्त कर देता। ठीक है, आपको पढ़ने में मेरे साथ मज़ा आया होगा, और कल से आपको मैथ्स की वीडियो मिलेंगी, बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू हो जाएंगी, और यहाँ पर अब कुछ सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। इसी कामना के साथ आप पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।